गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज मैं आपको चैप्टर 3 का पार्ट 3, ठीक है। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हम पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज़। द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको एक सीरीज़ बनाई गई है। सबसे कम रिएक्टिव सबसे ऊपर, और जैसे जैसे रिएक्टिव ज़्यादा होते जाते हैं उनको नीचे रखा गया है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। ये आपके बुक में दे रखी है, देखिए इसके नीचे एक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर दे रखा है पोटेशियम, और सबसे जो लेस रिएक्टिव है गोल्ड वो सबसे नीचे दे रखा है, ठीक है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं? इन द अबो एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ए नंबर ऑफ reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of element in class 9th. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, लेकिन हर एक मेटल में या नॉन मेटल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे पोटेशियम, जैसे मैग्नीशियम है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितने आएंगे? 8, और फिर थर्ड में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह से ये 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टेबल में दिया हुआ है। अब देखिए कि जैसे हीलियम का दे रखा है 2, इसमें इसका दे रखा है नियोन का 2, 8, आर्गन का दे रखा है 2, 8, 8। मेटल्स में देखिए मैग्नीशियम का मैंने बताया था 282, एल्यूमिनियम का 283, पोटेशियम का 2881। अब एक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन से शेल फुलफिल हो जाती है तो वो अगले ही ऑर्बिट में आती है, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब एंड इट 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 6, ये मैंने बता दिया अभी आपको। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, अब जब एक जैसे सोडियम है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको फुलफिल करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देने में उसको कम एनर्जी वेस्ट होगी 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो जब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जैसे क्लोरीन है, उसके लास्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 8, 7। तो वो क्या करेगा? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब NaCl का मॉलिक्यूल बनता है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करता है, और सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को देकर लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में है, मैग्नीशियम में लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 क्लोरीन के एटम से 2 क्लोरीन के एटम लेगा और उससे MgCl2 का मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो Mg पर 2+ आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और Cl 2 एटम्स हैं, उन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फिजिकल nature, ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into places when pressure is applied. Generally solid होते हैं, brittle होते हैं, जब इन पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये brittle होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके जो होते हैं बहुत हाई होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। और सॉल्युबिलिटी, electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. अब है conduction of electricity। तो the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particle. A solution of an ionic compound in water contains ion. और मैंने बताया था जब किसी भी solution में ions को डाला जाता है, जब वो कोई भी ionic compound होता है, वो electricity का good conductor होता है। Ionic compounds
डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब इसको किसी सॉल्यूशन में घोला जाएगा, सॉलिड में नहीं होता है, उसको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयंस जो होते हैं बिखर जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. ठीक है, जब आयंस फ्री हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, आयन फर्निश हो जाते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। अब है अकरेंस ऑफ मेटल। द Earth's crust is the major source of metal. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the Earth's crust are known as minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. Ores क्या होते हैं? जब किसी माइंस में से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाए तो कभी भी मेटल अपने को डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो ओर के रूप में किसी भी दूसरे ओर का मतलब होता है बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में वो मेटल मिलता है हमें, फिर उनका हमको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन करने के बाद में हमको वो मेटल्स उसको प्योर किया जाता है, तब हमको वो मेटल मिलता है। तो ओर क्या होता है? जैसे यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the Earth's crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. कुछ तो free state में पाए जाते हैं, कुछ compounds के रूप में पाए जाते हैं। The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. They are often found in a free state. जो least reactive होते हैं वो free state में पाए जाते हैं, जैसे gold, silver, ये free state में पाए जा सकते हैं। ठीक है। Thus the basis of reactivity, we can group the metals into the following three categories: metals low reactivity, metals of medium reactivity, metals of high reactivity. ठीक है, तीन तरह से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Several steps are involved in the extraction of pure metal from ore. A summary of these steps in given, देखिए इसमें दे रखा है। Concentration of ore, metals ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर और प्योर मेटल पाया जाता है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर होते हैं जिनका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद ऑक्साइड मिलता है हमको मेटल का, और फिर इसका ऑक्साइड जो होते हैं उनको रिडक्शन करने से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमको प्योर मेटल मिल जाता है। इसी तरह से लो रिएक्टिविटी में क्या होता है? सल्फाइड ओर्स में रोस्टिंग की जाती है, तब हमको मेटल मिलता है, फिर उसकी रिफाइनिंग कर ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स किया जाता है, मेटल्स हमको मिलते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से पढ़िए और लर्न कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।